हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर पापिया बिगोनिया। आप सबका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में। और आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है इम्यूनिटी। कोरोना महामारी के आने के बाद इम्यूनिटी सबके लिए चर्चा का विषय है। पिछले 1.5-2 साल से हर कोई बस ये कोशिश कर रहा है कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें लगता है कि इम्यूनिटी ही ऐसे एक हथियार है जिससे आप इस तरह के इन्फेक्शस डिसीज से बच सकते हैं। नॉट ओनली कोरोना, आपकी एक हेल्दी लॉन्ग लाइफ के लिए इम्यूनिटी बिल्डिंग ब्लॉक है। न्यूट्रास्यूटिकल्स, हर्बल प्रोडक्ट्स और होममेड काढ़ा, नियरली 75% लोगों ने ये इस महामारी के दौरान यूज़ किया है। अब सबसे ज़्यादा जानने की समझने की विषय है कि इम्यूनिटी क्या है, क्या फंक्शन है इम्यूनिटी का, क्या करती है इम्यूनिटी और ये किस तरीके से काम करता है। क्या हम इम्यूनिटी को बाहर से ड्रग्स लेके या चीज़ें लेके उसको अफेक्ट कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो लेक्चर 2 सीरीज़ में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगी कि इम्यूनिटी क्या है, किस चीज़ से बनता है, कैसे काम करता है और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्या है। और सेकेंड पार्ट आपके लिए नेक्स्ट वीक में आएगा, जो कि और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑन टाइम नोटिफिकेशन। तो अब हम बात शुरू करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। मैं बहुत ही सीधे सरल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगी। इम्यूनिटी सिंपल है, हालांकि उसका जो काम करने का तरीका है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसको समझने के लिए पूरी किताब भी कम पड़ जाए, लेकिन मैं आपको बहुत सीधे सिंपल सरल भाषा में बताऊंगी। इम्यूनिटी हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है, एबिलिटी टू फाइट विथ इन्फेक्शियस डिसीज, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव जो कि हमारी बॉडी में आके डैमेज कर सकता है, डिसीज कर सकता है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए होता है मेनली आपका इम्यूनिटी। हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म है, कैसे आप अपने आप को रक्षा करते हैं। जैसे हमारा देश है, हमारा घर है, जिसको हम दुश्मनों से बचाते हैं, सेम ऐसे हमारी बॉडी को भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से बचने की ज़रूरत है। हम लाखों करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ से एक्सपोज होते हैं। पानी, एयर, फूड सब में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इफेक्टिवली उनको ख़त्म कर देता है और बीमार नहीं होने देता है। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी ऐसा हो जिसके बॉडी में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं है तो वो एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता है, इतना ज़रूरी है। लेकिन उस इम्यूनिटी से रिलेटेड अगेन बहुत सारे डिसीज़ भी होते हैं। तो हम समझेंगे इम्यूनिटी काम कैसे करता है। जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली या किसी देश की सुरक्षा प्रणाली को काम करने के लिए होता है आर्मी, सोल्जर, सेम ऐसे हमारी बॉडी में भी इस डिफेंस मैकेनिज्म के लिए होता है कुछ स्पेशल हथियार, स्पेशल कंपोनेंट्स। और वो स्पेशल चीज़ें क्या होती है, कुछ ऐसे सेल्स मीन्स कोशिकाएं क्या होती है, जैसे ईंटों से घर बना होता है वैसे कोशिकाओं से हमारा सेल से हमारा बॉडी बना होता है। तो कुछ स्पेशलाइज सेल्स ऐसे होते हैं जो हमारी इस डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं। और वो सारे के सारे सेल जो डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं वो उनका जो एक्चुअल सोर्स है वो है WBC, वाइट ब्लड सेल या सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल जो कि लाल कलर के होते हैं इसलिए नाम रेड है, जो ऑक्सीजन कैरी करता है। और वाइट ब्लड सेल जो है वो मेनली हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स है उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कैटेगरीज होते हैं। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, ये एक कैटेगरी है, टाइप है, जिसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। और एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये सारे के सारे WBCs हमारे इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। और कुछ ये ब्लड सर्कुलेशन के अंदर होते हैं और कुछ WBC ब्लड सर्कुलेशन से बाहर निकल के हमारी टिश्यू के अंदर, हमारे ऑर्गन्स के अंदर जाके बैठे रहते हैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड समझ लो। और वो जब ज़रूरत होती है तब फाइट करते हैं
उसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। मास्ट सेल, वो सारे सेल जो है वो WBC का ही मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। तो एक हो गया सेल वाला पार्ट। दूसरा होता है जो हमारे बॉडी में, ब्लड में प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स भी इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और साथ में हमारी बॉडी के सारे टिश्यू, सारे ऑर्गन्स इस इम्यूनिटी के प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में एक्चुअली भागीदार होते हैं। इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? सिंपली बोले तो इम्यूनिटी दो तरह का होता है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स जो जन्म के समय हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और नेचुरल इम्यूनिटी। हर बच्चा अपना इन्नेट इम्यूनिटी के साथ पैदा होता है। ये इन्नेट इम्यूनिटी फिर उसके बॉडी में आता कहाँ से है? इन्नेट इम्यूनिटी इनहेरिटेड होता है, मीन्स हमारे जीन के साथ, हमारी फैमिलियल जीन्स, मदर, फादर एंड फोर फादर्स के जीन में जो कोडिंग है वो कोडिंग के साथ कैरी होकर बच्चे की बॉडी में आता है। और साथ में जब वो बच्चा मदर की उम्र में ग्रो कर रहा होता है तब मदर की इम्यून फैक्टर भी उसके बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से बच्चा अपना एक खुद का इम्यूनिटी लेके पैदा होता है। उसको हम बोलते हैं नेचुरल और इन्नेट इम्यूनिटी और इनबॉर्न इम्यूनिटी, पैदाइशी इम्यूनिटी हम बोलते हैं। और दूसरा होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव मीन्स हम बाहर के बाद, पैदा होने के बाद बाहर के जो वातावरण है, धूल, मिट्टी, गंदगी, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस कंडीशन में जीने के लिए अपने आप को फाइट करते हुए लड़ना सीखते हैं। मतलब ये हमारी फाइटिंग एबिलिटी पहले से नहीं होती है, फाइट करते करते हम उसको सीखते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। और एडेप्टिव इम्यूनिटी हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। मतलब जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, नए नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते रहते हैं और हम उससे लड़ना सीखते हैं। अब इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो पैदाइशी होते हैं और वो बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, थोड़ा वीक रिस्पॉन्स होता है, लेकिन बहुत फास्ट होता है। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है वो तुरंत के तुरंत उसको मारने के लिए तैयार रहता है और वो 2400 घंटे काम करता है इन्नेट इम्यूनिटी। सो इन्नेट इम्यूनिटी इनबॉर्न है, उतना पोटेंट नहीं है, बहुत फास्ट काम करता है, मिनट्स के अंदर एक्टिवेट हो जाता है और हर वक्त काम करता रहता है। बट अनदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्नेट इम्यूनिटी में कि उसमें कोई मेमोरी नहीं होती है। मीन्स वो दुश्मन से एक बार लड़ने के बाद दुश्मन को याद नहीं रख पाता है, पहचानता नहीं है। जो दुश्मन मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं एंटीजेंस, वो एंटीजेंस को एक बार लड़ने के बाद दोबारा उसको फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, हर बार वो नई तरीके से लड़ता रहता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी इनहेरिटेड नहीं होती क्योंकि हम उसके साथ पैदा नहीं होते, इसको हम खुद ही अपने आप सीखते हैं। थोड़ा सा स्लो होता है, तुरंत के तुरंत मिनट्स के अंदर एक्टिवेट नहीं हो पाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत पोटेंट होता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो एंटीजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म नहीं कर देता है, तब तक वो रुकता नहीं है। और सबसे अच्छी बात है एडेप्टिव इम्यूनिटी में, वो आप कभी उसको भूलते नहीं हैं। आप एक बार सीख जाते हैं वो लाइफ लॉन्ग हमारी बॉडी याद रखता है कि ये एंटीजन है, ये एक दुश्मन है और इसको बॉडी के अंदर आने नहीं देना है, सर्वाइव नहीं करने देना है। तो प्रोसेस को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपकी घर की सिक्योरिटी है, घर को आप सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं, घर के बाहर एक चारों तरफ 4 दीवार होता है, देन घर के अंदर एंटर करने के लिए दरवाजे होते हैं और उसमें आप लॉक भी लगा देते हैं। उसके बावजूद भी आप अपने जितने भी कीमती सामान हैं उनको आप लॉकर में रखते हैं और उसको लॉक करके रखते हैं। सेम ऐसे हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसकी भी स्टेजेस होते हैं, लेयर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। तो फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी क्या है? बैरियर इम्यूनिटी, ऐसी दीवार जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर आने ना दे। जस्ट लाइक आपके घर के 4 दीवार, वैसी हमारी बॉडी के आउटर दीवार क्या है? हमारी स्किन। नॉट ओनली दिस आउटर स्किन, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, गले के अंदर, स्टमक के अंदर, हर जगह एक इंटरनल मेम्ब्रेन भी होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टच में आता है वो सारे मेम्ब्रेन बैरियर होते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस मेम्ब्रेन को भेद के अंदर ना जा पाए। जैसे हमारी नोजल कैविटी में म्यूकस सिक्रेशन होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से चिपकने नहीं देता और निकाल देता है बाहर। हमारे स्टमक के अंदर एसीएल सिक्रेशन होता है जो खाने के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है उनको बॉडी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर। सेकेंड लाइन ऑफ बैरियर क्या है?
अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस फर्स्ट लाइन को क्रॉस कर लेता है, स्किन इसको रोक नहीं पाता है कि स्किन कभी कभी हमारा डैमेज्ड होता है, ब्रूज्ड होता है या वुंड होता है, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर चला जाता है, नोजल कैविटी, या उसको मारने के लिए होता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? अब क्योंकि वो आउटर के बैरियर को क्रॉस करके हमारे टिश्यू के अंदर पहुंच गया है, अब उसको मारने के लिए होगा मेनली सेल्स, जो कि हमारे इम्यून सेल्स है, जो कि WBC से मॉडिफाइड होकर बने, उनको हम बोलते हैं इम्यून सेल। जो इम्यूनिटी के सिस्टम में काम करते हैं उनको हम बोलते हैं इम्यून सेल्स। साथ में कुछ प्रोटीन्स और कुछ स्पेशल सिक्रीशन होते हैं बॉडी के, वो उनका हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल सिक्रीशन। वो सब मिलके अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनेगा। अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो सेल काम करते हैं वो सेल दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जो कि पूरी तरह से हथियार बंद होते हैं, है ना, जो जिनके पास वेपन होता है और वो देखते ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। इस तरह के सेल्स को बोलते हैं नेचुरल किलर सेल। तो कुछ कुछ WBC मॉडिफाई होकर नेचुरल किलर सेल बन जाते हैं, जिनके पास ऐसे लीदल वेपन हथियार होता है कि दुश्मन को देखते ही साथ वो गोली मार के खत्म कर देते। दूसरे कैटेगरी का जो सेल्स होता है वो होता है मैक्रोफेजेस। वो डायरेक्टली कॉम्बैट करते हैं, मतलब आमने सामने लड़ते हैं, ना कि वो गोली मार के खत्म कर देते हैं, वो आमने सामने लड़ते हैं। जो आमने सामने लड़ते हैं गुत्थम गुत्ता होते हैं, दैट मीन्स वो मैक्रोफेजेस, हमको हम बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल। जिस प्रोसेस से वो मारते हैं उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल जाके उससे स्टिक हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं, और समाने के बाद बहुत सारी केमिकल प्रोसेस के थ्रू उसको मार डालते हैं। तो वो अच्छे से उसके साथ कॉम्बैट करता है, हालांकि उस प्रोसेस में वो खुद भी डैमेज हो जाता है, खुद भी बच नहीं पाता है, लेकिन समझ लो बॉडी को बचाने के लिए वो सेक्रीफाइस करता है। तो इस प्रोसेस से फ़ायदा क्या होता है? अगर आपने दुश्मन को देखते ही साथ सीधा गोली मार दिया तो क्या होगा? दुश्मन तो खत्म हो जाएगा, बात, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, कहाँ से आया था, क्यों आया था, क्या करने वाला था, आगे क्या प्लान्स थे, कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब ये हैंड टू हैंड कम्बैट होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, तब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डैमेज होता है वो टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हो पाया, अगर फैगोसाइटोसिस इफेक्टिवली किल भी नहीं कर पाए, या फैगोसाइटिक सेल कम है और बहुत सारे दुश्मन आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लार्ज क्वांटिटी में अंदर आ गए, उतने आमने सामने लड़ने वाले उतने सैनिक ही नहीं है, तो तब वो अगेन किल नहीं कर पाएगा। लेकिन इससे क्या होता है, बॉडी उसको पहचान जाता है और वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को खबर कर देता है कि देखो ये दुश्मन है और इसका ये इंफॉर्मेशन है, वो ऐसा दिखता है, ये इसलिए आया था, ये डिसीज करेगा, इस तरह से डैमेज करेगा। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो इंडिविजुअल नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। फर्स्ट लाइन अगर कामयाब ना हो तो वो सेकंड लाइन को इन्फॉर्म कर देता है, सेकंड लाइन अगर कामयाब ना हो तो वो थर्ड लाइन को इन्फॉर्म कर देता है। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन अगेन अगर फेल हो गया, अब आएगा थर्ड लाइन, और वो थर्ड लाइन क्या है? फर्स्ट और सेकंड लाइन इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब ये क्योंकि आपने दुश्मन को मार नहीं पाए या मार डाला तब भी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो आपने उसको पहचान लिया, उसका इरादा आपको पता चल गया। अब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इसमें भी WBCs है। अब WBC के एक स्पेशलाइज्ड करेगा, अच्छे कैटेगरी आएगा, वो है लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? वो बनाते हैं एंटीबॉडीज। वो इतने स्पेसिफिक हथियार बनाएंगे कि वो सीधा उसको मार डालेगा। मीन्स जो एंटीजन है उसको समझेगा कि उसमें क्या क्या प्रोटीन्स है, किस तरह से बना हुआ है, और उसको मारने के लिए क्या अगेन जस्ट ऑपोजिट एक पॉइजन या टॉक्सिक सब्सटेंस चाहिए, वो एंटीबॉडीज बनाता है। तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स के अगेन दो कैटेगरीज है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज। तो बहुत अच्छी बात क्या है बी लिम्फोसाइट के साथ? एंटीबॉडी तो बनाता ही है, साथ में उसमें होता है मेमोरी सेल। वो एंटीबॉडी बनाते बनाते वो दुश्मन को हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है, कभी नहीं भूलता। वो दुश्मन को तब तो मार के ख़त्म करेगा, अगर सेकंड टाइम आया 15 दिन बाद, साल भर बाद, 10 साल बाद, तब भी वो पहचान लेगा, और उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनाने की उसकी क्षमता है या उसकी प्रोसेस है वो हमेशा हमेशा के लिए बॉडी में सेव रहेगा। इसीलिए होता है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिसको आप सीखते हो, सीखते हुए आपको पता चलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तुरंत एक्टिवेट नहीं होता, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के बाद एक्टिवेट होता है, तो हमेशा 2 से लेकर 7 दिन का टाइम लगता है उसको एक्टिवेट होने। एंटीबॉडी तुरंत नहीं बनता, और फर्स्ट टाइम में तो और उसको टाइम लगता है। इसीलिए हम वैक्सीन लेते हैं, ताकि हमारी बॉडी जो है विदाउट एक्सपोजिंग टू दैट डिसीज आप उसको जान जाओ। कोरोना नहीं हुआ, आपने वैक्सीन लिया, उस वैक्सीन में थोड़ा सा कोरोना का एंटीजेनिक सब्सटेंस गया, बॉडी ने पहचान लिया और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया। अगर सब्सिक्वेंट टाइम आएगा, कोरोना एक्चुअली में आगे जाके होगा, अब वो पूरी तरह से तैयार होगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाने के लिए। अब जो 2 से 7 दिन का समय लग रहा था
फर्स्ट टाइम एक्सपोजर में उसको जागने के लिए, उसको पूरी तरह से एक्टिवेट होने के लिए वो ज़रूरत अब उसको नहीं पड़ेगी। अब वो इमीडिएटली उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना सकता है, और एंटीबॉडी इतना इफेक्टिव होता है कि उनकी पॉपुलेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हुआ, जिसको कि मैक्रोफेजेस नहीं मार पाए, फैगोसाइटोसिस नहीं मार पाए क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा था और फैगोसाइटिक सेल कम थे, एंटीबॉडीज़ कितनी भी क्वांटिटी में आए वो उतनी ही क्वांटिटी में एंटीबॉडीज़ बनाएंगे जो बी लिम्फोसाइट्स है, और पूरे तरह से मार के खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, इसलिए ये एडप्टिव है, इसलिए ये बहुत पोटेंट है, ये बॉडी सीखती है और हमेशा हमेशा के लिए मेमोरी में सेफ रहता है, बट थोड़ा सा स्लो प्रोसेस होता है और इनहेरिटेड नहीं होता। जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप एक्सपोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी एंटीबॉडी बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों को बचपन में इम्यूनाइजेशन किया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, ताकि वो आगे की लाइफ में पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हुपिंग कफ, इन सब बीमारी जब उसको एक्चुअली आएगी तो वो उससे लड़ सके और उसको समय ना लगे और इफेक्टिवली वो दुश्मन को किल कर दे। और जो बी लिम्फोसाइट्स के साथ एक और कैटेगरी मैंने बताया टी लिम्फोसाइट्स, वो और स्पेशलाइज्ड होते हैं। वो टी लिम्फोसाइट अगेन यहाँ पे हथियारबंद किलर होते हैं, डायरेक्टली खत्म कर देते हैं, किलर सेल्स होते हैं। तो टी लिम्फोसाइट दो तरह के काम करते हैं, डायरेक्ट साइटोटॉक्सिक मतलब सेल किलिंग कैपेसिटी उनमें होता है, और साथ में वो पूरा जो प्रोसेस है इम्यूनिटी का, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, कब चालू होना है, कब बंद होना है, कब कौन सी चीज़ें एक्टिवेट करना है, वो पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, उनको हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल्स। तो ये सारे प्रोसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने इनेट और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को समझ लिया, प्रोसेस को समझ लिया कैसे काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम तो बहुत अच्छा है, फिर बहुत ही हेल्पफुल है, हमें ऑब्वियसली हेल्पफुल है, हमारी लाइफ उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर ये प्रोसेस कहीं पर भी गड़बड़ हुआ, देन अगेन उसी की वजह से हमें डिसीज़ भी हो सकती है। जैसे कॉमन एक डिसीज़ है एलर्जी, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इम्यून सिस्टम। अगर हमारी बॉडी ओवर एक्टिव हुआ इम्यूनिटी से रिलेटेड, हम जो नॉन पैथोजेनिक है, जो नॉन डेंजरस है, उन चीज़ों के अगेंस्ट में भी रिएक्शन देना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, हमें एलर्जिक कंडीशन हो जाएगी। जैसे नॉन पैथोजेनिक जैसे डस्ट है, पोलेंस है, इन सब चीज़ों से अगर हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है तो हो जाता है एलर्जिक कंडीशन। तो एलर्जिक कंडीशन इज ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी और ओवर एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। ना आता है ऐसा एक प्रॉब्लम जिसमें क्या होता है, हमारी बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस करना भूल जाता है। सेल्फ और नॉन सेल्फ मीन्स हमारी चीज़ें फ्रेंडली, बाहर से आया इन्वेडर्स है ना, घुसपैठी है, वो हमारे लिए डेंजरस है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भूल जाता है इम्यून सिस्टम, और खुद के बॉडी के सिस्टम के अगेंस्ट में ही इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता है। वो पहचान ही नहीं पाता है कि बाहर से नहीं है, इन्वेडर नहीं है, हमारी बॉडी के खुद के बाई प्रोडक्ट्स है, हमारी बॉडी के सेल डैमेज के प्रोडक्ट्स है। तब क्या होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में रिकॉग्निशन प्रॉब्लम होने की वजह से जो इम्यूनिटी डिस्टर्ब होता है उसमें होता है ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज मीन्स बॉडी अपने टिश्यू के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाने लगता है, खुद के टिश्यू को डैमेज कर देता है, जैसे कि रिमाटॉइड आर्थराइटिस और या टाइप 1 डायबिटीज, उसमें हम खुद के टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं। एक और कंडीशन होता है जिसमें हमारी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाता है, एकदम ना के बराबर हो जाता है, वो भी एक वायरस के अटैक की वजह से होता है, जैसे कि HIV। हमारी इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देता है, मीन्स हमारे टी लिम्फोसाइट्स को अटैक करके उनको खत्म कर देता है। वो वायरस डेंजरस है, हम जानते हैं कि HIV एड्स का इन्फेक्शन हो तो बचना काफ़ी मुश्किल है, आगे पीछे डेथ तो हो ही जाती है, लेकिन डेथ उस वायरस की वजह से नहीं होता, HIV वायरस की वजह से नहीं होता। डेथ इसलिए होता है क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टी लिम्फोसाइट जो है वो पूरे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ही खत्म कर देता है HIV। तो हमारी बॉडी सिंपल बैक्टीरिया वायरस जो डेली लाइफ में हम एक्सपोज होते हैं उनके अगेंस्ट में भी लड़ नहीं पाता है, और वो व्यक्ति एक सिंपल वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ऊंट से उसकी डेथ हो जाती है। सो दीज आर ऑल अबाउट इम्यून सिस्टम। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, आपको और कुछ जानना है इस इम्यूनिटी के बारे में, इसको और अच्छे समझना है, तो प्लीज़ कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर यू। और सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या वाकई में बढ़ाया जा सकता है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए एक्चुअली क्या करना चाहिए। इम्यूनिटी हमारी बॉडी जो है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, तो हम क्या बाहर से उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, इसी चीज़ों को हम समझेंगे द सेकेंड वीडियो लेक्चर्स। तो व्यूअर्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरे साथ बने रहिए।